नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन। 7 निश्चय योजना का हाल जानने बैठे नीतीश कुमार। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की भी की समीक्षा। और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 1 साल पूरे होने पर जारी किया अपना रिपोर्ट कार्ड, बताए उपलब्धि। अब खबर विस्तार से। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के एक निजी होटल में हुई है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकारिणी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा बड़ी बेटी मीसा भारती, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान ऐलान किया गया है कि पूरे बिहार में राजद का 26 फरवरी से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान 20 जून 2022 तक चलेगा। तो वहीं राज्य कार्यकारिणी का चुनाव 22 सितंबर को होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अक्टूबर में होगी। आरजेडी महासचिव अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने बयान दिया है कि 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। 1 अक्टूबर को राजद के नए अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर मीडिया के सामने अपने बयान को साझा किए। राष्ट्रीय परिषद एवं खुला अधिवेशन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिल्ली में होगा और समय तय होगा, बता दिया जाएगा। समय है 11 अक्टूबर को। और दूसरा, जो चुनाव के लिए जो हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन जी हैं। आगे सब लोग ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक सही समय सीमा पर होती रहती है और ये हमेशा पार्टी के बेहतरी के लिए और आगे आगामी जो हमारा अधिवेशन जो होगा, खुला अधिवेशन, वो अक्टूबर में होगा। उससे पहले जो चुनाव की जो अध्यक्ष पद के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी और पहले मेंबरशिप अभियान जो है वो चलेगा। मेंबरशिप अभियान के बाद जो है, जब सारे मेंबर वगैरह जब बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो है लगभग नॉमिनेशन वगैरह सितंबर अक्टूबर में वो होगा। तो ये कार्यकाल जो फिक्स रहता है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता है, उसी पर उनका कहना है कि नीतीश कुमार के परिवार में कौन है, वे अकेला है, दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है, बेटा भी काफ़ी इंतजार के बाद हुआ है, लेकिन राजनीति से संन्यास ले लिया, इसलिए परिवारवाद के आरोप से वो बच गए। कुमार हैं जिनके परिवार का कोई नहीं है राजनीति में। तो परिवार में है कौन? बेटा है, अकेला बेटा है, दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है। वो बेटा जो है उसको भी हम अपने ही बेटा जैसा मानते हैं। बहुत इंतजार के बाद वो लड़का हुआ था। हम लोग 4 घंटा तक अस्पताल में मंजू गीता मिश्रा के यहाँ बैठे रहे उसके इंतजार में। उसने साफ नकार दिया है कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो उसके बाद फिर बचा ही कौन? तो ये नीतीश जी के लिए ये सुविधाजनक हो गया है। बेटे को का एहसानमंद होना चाहिए कि बेटा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, इसलिए परिवारवाद के आरोप से बच गए। तो वहीं राबड़ी आवास में एक महिला अपने फरियादी लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आए। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए राबड़ी आवास के लिए निकल रहे थे तो महिला को देखकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे मिले। महिला रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 25 दिनों से लापता है। शास्त्री नगर थाना में याचिका दायर करने के बावजूद भी पटना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका यह भी कहना है कि अगर मिलने जाते हैं तो उनका कहना है कि यह झूठा केस है। क्या बोलते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? बोला कि खोज रहे हैं, अभी पता नहीं लग रहा है बच्चा को। आज आप कहाँ आई?
आज आप कहाँ आई हैं? हम तेजस्वी यादव पास आए, सरकार हमरा इनके सरकार बनाएंगे, हमारा बच्चा मिलेगा, हमारा इनके हाथ सौंपेंगे। नाम बताइए। नाम बताइए। रंजू देवी, रंजू कुमारी, जितेंद्र प्रसाद मेरा पति है, अंकित कुमार है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है मेरा बच्चा, बोर्ड है, उसको बच्चा को निकलने नहीं देते थे, कभी कभी निकला था बच्चा। कौन क्लास में पढ़ता है? 10th में बोर्ड है इस बार, मेरा बच्चा का बोर्ड है। बोलेगी बैठाने के लिए इनको सबसे पहले सिलेक्शन निकालो, इनको सबसे पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत आने वाले मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास क्षेत्र संकल्प सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय मंत्री अधिकारी भी समीक्षा बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में पंचायती राज मंत्री और विभागीय अधिकारी के अलावा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी शामिल हुए। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के मामले में बिहार के अंदर कितना काम हुआ है? सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत यह स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का निश्चय लिया था और सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का भी फैसला किया था। पटना गायघाट शेल्टर होम मामले में हाईहुज्जत के बाद पहली FIR महिला थाने में दर्ज हुआ है। दरअसल मंगलवार को महिला विकास मंच के सदस्यों के साथ गर्दनीबाग महिला थाना गायघाट बालिका रक्षा गृह के दूसरी पीड़िता के बयान पर FIR दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गर्दनीबाग महिला थाना में FIR नंबर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि महिला थाना दूसरी पीड़िता ने महिला विकास मंच की टीम के साथ पहुंची, जहां लिखित आवेदन देकर सुप्रिंटेंडेंट पर कार्रवाई की मांग की है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के मंत्री पद संभाले हुए 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने बीते 1 साल में किए हुए अपने कार्य को बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत किया। उद्योग मंत्री ने कहा है कि आज ही के दिन बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया गया था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। के लिए काम करना है और हम लोग तो आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने पहले कहा कि 39,000 करोड़ का हम वो लेकर आए हैं, मतलब प्रपोजल हमारे पास। इथेनॉल में हमारा बिड किया 172 करोड़ लीटर, अगर पूरा मिल जाता तो क्या माहौल बन जाता। फिर भी 18 करोड़ मिला, मैंने जाके खूब झगड़ा कर लिया और डबल करा के दिया। 36 करोड़ लीटर का है, लेकिन कम से कम 60 करोड़ जो 30 भी मिला है वो 100 लगाए। कोई घबराने नहीं। यहाँ CA साहब बैठे हुए, कहाँ गए? संजय गोयनका जी को तलाश है, तो वो बैठे हुए हैं। मैं खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ बैठ के आया। जो अब फ्लेक्सी इंजन, ये बड़ी खबर है आपके लिए बताता हूँ, भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि फ्लेक्सी इंजन का यानी 100% इथेनॉल से भी आप गाड़ी चला सकते हैं और पेट्रोल से सस्ता होगा। तो बिहार के लोग तो इथेनॉल में चलाएंगे, देश के लोग चलाएंगे। तो जो 30 KL का भी मिला है उसको 100 KL लगाने में कोई दिक्कत नहीं। हमने बैंक से बात की, क्या संघर्ष किया बैंक के साथ। कहता था बिहार की पॉलिसी में 60% देंगे। हमने झगड़ा करके निर्मला जी से बातचीत करके, जब केंद्र की पॉलिसी में अगर 90% 95% लोन मिलेगा तो बिहार में भी 90% 95% लोन मिलेगा। हम हर सेक्टर में काम करना चाहते हैं। हमने युवा उद्यमी योजना चलाई। जो भी नौजवान थे, अरुण अग्रवाल जी वहां बैठे थे, मैं नहीं बैठा था, वहां हम लोगों ने तय किया कि 5,000 का 5 लाख लोन और 5 लाख अनुदान फ्री में, वो हमने देने का काम किया। और हम लोगों ने जब उसको करने का काम किया तो पूरा ट्रांसपेरेंसी से किया। कर्नाटक की मुस्कान खान हिजाब मामले पर पटना यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रों ने भी उठाया अपनी आवाज। कहा कि फंडामेंटल राइट्स ये हमारी है कि हम क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। स्कूल कॉलेज विद्या का मंदिर है और इस जगह पर सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, न कि किसी तरह की राजनीति होनी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र दिव्यन ने सामने आकर कहा अपनी बात और विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वो देश के भविष्य है, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, न कि किसी और दिशा में जाएं। नकाब लगा रहे हैं तो आप किसी को एग्जाम देने से रोक रहे हैं, किसी का फ्यूचर खराब हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये जो लोग गवर्नमेंट है पता नहीं क्यों ऐसा करती है, कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ लेकर के आती है कि लोग परेशान रहे। ये बहुत गलत है। जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दे, आगे बढ़ने दें। हम लोग वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। आप इस पे क्या रहा है जो निकाब जो मामला उठा हुआ है, हिजाब वाला मामला जो उठा हुआ है कर्नाटक द्वारा? मेरा नाम खानम है जी। ये बिल्कुल गलत बात है। हर धर्म में, क्योंकि इंडिया में हम रह रहे हैं, ये धर्म निरपेक्ष देश है ये, यहाँ सबको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी संस्कृति को माने। तो हमारे धर्म में
है और हमारे रसूल है, उन्होंने भी बहुत सारे अहकाम दिए हैं पर्दा के लिए, और हम लोग अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, हम लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तो मेरा उन लोगों से सवाल है, या मेरा मौजूदा सरकार से ये सवाल है कि आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मैं पर्दा करूं, या मेरे जैसे जितनी भी बहनें हैं, माएँ हैं, पर्दा करें या नहीं। हम आपके धर्म को तो ये नहीं बोल रहे कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। अभी यूपी में चुनाव है, तो आप देखेंगे कि जो यूपी के मौजूदा ये है मुख्यमंत्री, वो तो भगवा वस्त्र पहन के ही जाते हैं पार्लियामेंट में, तो उन्हें तो नहीं बोला जाता। तो हम लोग को क्यों बोला जाता है कि नकाब पहन के आप कॉलेज मत जाओ, ये मत करो। तो जैसा कि सबका अपना अपना फंडामेंटल राइट है, और इंडिया एक जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि अपने कोई भी व्यक्ति कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने कल्चर को मानने का अधिकार। तो फिर कौन ये स्कार्फ वाला जो अभी इसके अगेंस्ट आ गए हैं कि स्कार्फ पहन के चलेंगे, तो वो तो बेवकूफ़ी है। मैं तो यही कहूँगी कि ये सब जो चुनाव होने वाला है, चुनाव के ये सब हॉट टॉपिक बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान, ये सब वो किया जा रहा है। ये सब सिर्फ राजनीति मुस्लिम लोग जो रोटी सेकने वाला होता तो है। जैसा कि आपने देखा, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़े हुए हैं, पटना कॉलेज ही है, और यहाँ कुछ छात्राओं से हमने बात किया। उन्होंने बताया कि हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसी मुद्दे पर और आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और यहाँ सबको अपना हक है कि वो किस तरह से अपने रिलीजन के हिसाब से अपना फॉलो कर सकता है। यहाँ किसी पे कोई रोक नहीं है। तो इसलिए हम लोग को अगर हम लोग अपने हिजाब लगाकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कुछ भी, सबसे पहले तो पढ़ाई हम लोग को करने के सबको हक है, तो लड़कियों को भी हक है। तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि नकाब में पढ़ाई करें या फिर कुछ भी, तो ये हम लोगों का हक है। और हम लोग की ये किसी ज़ोर ज़बरदस्ती में या फिर हम लोग किसी कंपल्सरी, मतलब किसी भी ज़बरदस्ती में हम लोग ये सब नहीं करते। ये सब हम लोग की मर्ज़ी है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंजुम बारी ने भी हिजाब मामले पर मीडिया के सामने अपने बयान साझा करते दिखे। तो ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है, जो संविधान के खिलाफ है, और इस संबंध में केस भी हुआ है। और हम उम्मीद है कि न्यायालय जो है संविधान की बात को मानेगा, ना करके नेशनल एंटी एनिमल जो वो हजारों संख्या में आए और वो कह रहे हैं कि आप हिजाब नहीं पहनोगे। यहाँ देश के हमारे हिंदू भाई जो सच्चे, जो देशभक्त है, उनका चलेगा, ना करके 2% वाले का चलेगा, जो देश के फिजा को बिगाड़ना चाहते हैं, देश के अखंडता को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं खबर बगहा से है, जहां एक बार रिहायशी इलाके में अजगर सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इन दोनों विशाल अजगर सांपों की कड़ी मशक्कत के बाद सफल रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर गांव के समीप ये दोनों अजगर सांप पहुंच गए थे, जिन्हें रामनगर थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नहर रोड स्थित फुलवरिया में ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित पकड़ा गया। राम सिंह के खेत के पास 2 अजगर निकल के सरे में घूम रहा बा। दोनों अजगर पकड़ के बोरा में कस के सुरक्षित रख के ले आके जंगल में छोड़ना। क्या नाम पड़ी था? उपेंद्र यादव। तो हुआ केतलगाड़। कौन रेंज? मदरपुर रेंज। एक बार फिर से पटना की सड़कों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पटना सिटी के दीदारगंज में बालू लदे हाइवा ने अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रही एक महिला को कुचल दिया, जिसके बाद महिला की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में मृत महिला का बेटा घायल बताया जा रहा है। क्या घटना हुई है अभी? घटना जानबूझ करके हाईवा वाले जितने ड्राइवर लाइसेंस में गाड़ी चलाते हैं और पब्लिक को कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ का पब्लिक को जब भी मर्जी तभी मारने के लिए चाहता है हाईवा वाला ट्रैक्टर वाला। मतलब हुआ क्या है? हुआ क्या गाया जबरदस्ती चक्का चढ़ा दिया। किसके ऊपर? और किसके हमारा परिवार, हमारा गाँव का समाज का रहने वाला सामाजिक आदमी है, उनका परिवार भाव है, उन्हीं पर चक्का चढ़ा दिया। कौन महिला है? हाँ महिला है सर। क्या मौत हो गई है? हाँ मौत हो गई है। कहाँ की रहने वाली थी? दीदारगंज निवासी गाँवगंज का, मसलामी थाना क्षेत्र का। अच्छा, मांग क्या है आप लोग की? मांग है कि हमारा नॉन्ट्री चाहिए दीदारगंज के अंदर में, नहीं तो बालू से लेकर के पूरा कच्ची जगह तक फतवा तक हमारा नॉन्ट्री चाहिए। मतलब हमेशा तो बालू हाईवा गाड़ी बंद होना, मतलब हाईवा चला करता है उसी पर? हाईवा और ट्रैक्टर दोनों का नॉन्ट्री होना चाहिए सर हमारा 10 बजे के बाद सर। खबर पटना से है, जहां हम पार्टी कार्यालय में जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि मंत्री संतोष मांझी का जन्मदिन है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस मौके पर कार्यकर्ता ने उनके लंबी दीर्घायु की भी कामना की है। जन्मदिन के मौके पर हम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री, मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार, आनंदी पासवान, अमरेंद्र त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आज जन्मदिन था।
और हम लोग काफ़ी धूमधाम से हम लोग मनाए हैं। और हम लोग कामना करते हैं कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं वो बिहार की राजनीति में जो है सुर्खियों को ऊपर में जाएं, जितना बड़ा से बड़ा पोस्ट पर वो जाएं, ताकि हम लोग को भला हो, हमारे देश का भला हो, हमारे राज्य का भला हो। और सब कार्यकर्ता जो है कि उम्मीद करता है यही कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, जो कि वर्तमान में माननीय मंत्री भी हैं, तो उनसे हम लोग काफ़ी उम्मीद रखते हैं। और हम लोग हमेशा कामना करते हैं कि राजनीति की बुलंदियों को छुए और जितना बड़ा से बड़ा पोस्ट पे जाए। मेरा नाम रविंद्र कुमार शास्त्री, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा युवा प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी कार्यालय में बहुत धूमधाम से हम लोग माननीय मंत्री जी संतोष कुमार सुमन जी का बहुत भव्य अतिथि से इनका जन्मदिन का हम लोग जन्मदिन में इनका मना रहे हैं। और भगवान ईश्वर से हम लोग कामना कर रहे हैं कि जितनी भगवान लंबी उम्र इनका दे। मेरा नाम आनंदी पासवान है, अरवल जिला से हैं। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, लघु जल संसाधन मंत्री और प्रधान सचिव जो है, उनके जन्मदिन हम लोग बहुत धूमधाम से 12 स्टैंड रोड पूर्व सीएम आवास श्री जीतनराम मांझी जी के आवास पर उनके पुत्र डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का बर्थडे मना रहे हैं। अब बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। अब देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आरामदेह। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के एक निजी होटल में हुई है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकारिणी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा बड़ी बेटी मीसा भारती, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान ऐलान किया गया है कि पूरे बिहार में राजद का 26 फरवरी से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान 20 जून 2022 तक चलेगा। तो वहीं राज्य कार्यकारिणी का चुनाव 22 सितंबर को होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अक्टूबर में होगी। आरजेडी महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है कि 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। 1 अक्टूबर को राजद के नए अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके पर मीडिया के सामने अपने बयान को साझा किए। राष्ट्रीय परिषद एवं खुला अधिवेशन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिल्ली में होगा और समय तय होगा, बता दिया जाएगा। समय है 11 अक्टूबर को। और दूसरा, जो चुनाव के लिए जो हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन जी हैं। आगे सब लोग ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक सही समय सीमा पर होती रहती है और ये हमेशा पार्टी के बेहतरी के लिए और आगे आगामी जो हमारा अधिवेशन जो होगा, खुला अधिवेशन, वो अक्टूबर में होगा। उससे पहले जो चुनाव की जो अध्यक्ष पद के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी और पहले मेंबरशिप अभियान जो है वो चलेगा। मेंबरशिप अभियान के बाद जो है जब सारे मेंबर वगैरह जब बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो है लगभग नॉमिनेशन वगैरह सितंबर अक्टूबर में वो होगा। तो ये कार्यकाल जो फिक्स रहता है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता है, उसी पर उनका कहना है कि नीतीश कुमार के परिवार में कौन है, वे अकेला है, दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है, बेटा भी काफ़ी इंतजार के बाद हुआ है, लेकिन राजनीति से संन्यास ले लिया, इसलिए परिवारवाद के आरोप से वो बच गए।
परिवार हैं जिनके परिवार का कोई नहीं है राजनीति में। तो परिवार में है कौन? बेटा है, अकेला बेटा है। दुर्भाग्य है कि पत्नी नहीं है। वो बेटा जो है उसको भी हम अपने ही बेटा जैसा मानते हैं। बहुत इंतजार के बाद वो लड़का हुआ था। हम लोग 4 घंटा तक अस्पताल में मंजू गीता मिश्रा के यहाँ बैठे रहे उसके इंतजार में। उसने साफ नकार दिया है कि हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो उसके बाद फिर बचा ही कौन? तो ये नीतीश जी के लिए ये सुविधाजनक हो गया है। बेटे को का एहसानमंद होना चाहिए कि बेटा ने राजनीति से संन्यास ले लिया, इसलिए परिवारवाद के आरोप से बच गए। वहीं राबड़ी आवास में एक महिला अपने फरियादी लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आए। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए राबड़ी आवास के लिए निकल रहे थे तो महिला को देखकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे मिले। महिला रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 25 दिनों से लापता है। शास्त्री नगर थाना में याचिका दायर करने के बावजूद भी पटना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका यह भी कहना है कि अगर मिलने जाते हैं तो उनका कहना है कि यह झूठा केस है। क्या बोलते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? बोला कि खोज रहे हैं, अभी पता नहीं लग रहा है बच्चा को। आज आप कहाँ आई? आज आप कहाँ आई? हम तेजस्वी यादव पास आए। सरकार हमरा इनके सरकार बनाएंगे, हमारा बच्चा मिलेगा, हमारा इनके हाथ सौंपेंगे। नाम के रंजू कुमारी, जितेंद्र प्रसाद मेरा पति है। अंकित कुमार है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है मेरा बच्चा। बोर्ड है, उसको बच्चा को निकालने नहीं देते थे, कभी कभी निकला था बच्चा। 10th में बोर्ड है इस बार मेरा बच्चा का बोर्ड। बोले कि बैठाने के लिए इनको सबसे पहले सिलेक्शन निकालो, इनको सबसे पहले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत आने वाले मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास क्षेत्र संकल्प सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और दूसरे अधिकारी भी मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागीय मंत्री अधिकारी भी समीक्षा बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में पंचायती राज मंत्री और विभागीय अधिकारी के अलावा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी शामिल हुए। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के मामले में बिहार के अंदर कितना काम हुआ है? सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत यह स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का निश्चय लिया था और सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का भी फैसला किया था। पटना गायघाट शेल्टर होम मामले में हाई हुज्जत के बाद पहली एफआईआर महिला थाने में दर्ज हुआ है। दरअसल मंगलवार को महिला विकास मंच के सदस्यों के साथ गर्दनीबाग महिला थाना गायघाट बालिका रक्षा गृह के दूसरी पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गर्दनीबाग महिला थाना में एफआईआर नंबर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि महिला थाना दूसरी पीड़िता ने महिला विकास मंच की टीम के साथ पहुंची, जहां लिखित आवेदन देकर सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई की मांग की है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के मंत्री पद संभाले हुए 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने बीते 1 साल में किए हुए अपने कार्य को बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत किया। उद्योग मंत्री ने कहा है कि आज ही के दिन बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया गया था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। के लिए काम करना है और हम लोग तो आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने पहले कहा कि 39,000 करोड़ का हम वो लेकर आए हैं, मतलब प्रपोजल हमारे पास। इथेनॉल में हमारा बिड किया 172 करोड़ लीटर, अगर पूरा मिल जाता तो क्या माहौल बन जाता। फिर भी 18 करोड़ मिला, मैंने जाके खूब झगड़ा कर लिया और डबल करा के दिया। 36 करोड़ लीटर का है, लेकिन कम से कम 60 करोड़ जो 30 भी मिला है वो 100 लगाए। कोई घबराने नहीं। यहाँ सीए साहब बैठे हुए, कहाँ गए? संजय गोयनका जी को तलाश है, तो वो बैठे हुए हैं। मैं खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ बैठ के आया। जो अब फ्लेक्सी इंजन, ये बड़ी खबर है आपके लिए बताता हूँ। भारत सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि फ्लेक्सी इंजन का यानी 100% इथेनॉल से भी आप गाड़ी चला सकते हैं और पेट्रोल से सस्ता होगा। तो बिहार के लोग तो इथेनॉल में चलाएंगे, देश के लोग चलाएंगे। तो जो 30 केल का भी मिला है उसको 100 केल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। हमने बैंक से बात की, क्या संघर्ष किया बैंक के साथ। कहता था बिहार की पॉलिसी में 60% देंगे। हमने झगड़ा करके निर्मला जी से बातचीत करके, जब केंद्र की पॉलिसी में अगर 90% 95% लोन मिलेगा
तो बिहार में भी 90%, 95% लोन मिलेगा। हम हर सेक्टर में काम करना चाहते हैं। हमने युवा उद्यमी योजना चलाई, जो भी नौजवान थे, अरुण अग्रवाल जी वहां बैठे थे, मैं नहीं बैठा था, वहां हम लोगों ने तय किया कि 5,000 का 5 लाख लोन और 5 लाख अनुदान फ्री में, वो हमने देने का काम किया। और हम लोगों ने जब उसको करने का काम किया तो पूरा ट्रांसपेरेंसी से किया।